कीर्ति मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद भोपाल से। आज हम कक्षा 11वीं में व्यावसायिक सेवाओं का अध्ययन करेंगे। बैंकिंग की आधुनिक तकनीकें। आधुनिक समय में बैंकिंग का स्वरूप पूर्ण रूप से बदल गया है, जैसे एटीएम, टेली बैंकिंग, ई बैंकिंग। आधुनिक समय में बैंकिंग का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। उन्नत प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रणाली की क्रांति से बैंकिंग में अनेक नई प्रणालियों का समावेश हो गया है। आज बैंकों में कंप्यूटर, इंटरनेट, स्वचालित क्लियर मशीन, टेलीफोन जैसी आधुनिक मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग में त्वरित गति, पारदर्शिता, जोखिम की कम संभावना, ग्राहक संतुष्टि आदि का लाभ प्राप्त हो रहा है। स्वचालित क्लियर मशीन। स्वचालित गणक मशीन, ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट, होल इन द वॉल, बैंकोमेंट जैसे नामों से यूरोप, अमेरिका व रूस आदि में जाना जाता है। यह ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। सन 1960 में सर्वप्रथम स्वचालित टेलर मशीन एटीएम को बैंकिंग में प्रयुक्त किया गया। तब से एटीएम का बैंकों में उपयोग निरंतर बढ़ता गया। वास्तव में स्वचालित टेलर मशीन बैंकिंग का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। स्वचालित टेलर मशीन के द्वारा बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, अतः प्रतियोगिता के दौर में इनका महत्व बहुत बढ़ गया है। सेवाओं के विस्तार के साथ एटीएम में समय एवं लागत की भी बचत होती है, अतः बैंकों में इनका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। एटीएम के लाभ। इसके द्वारा कभी भी 24 घंटे राशि निकालना संभव होता है। यह व्यवस्था त्वरित एवं सरल होती है। इसका संचालन यंत्रों के माध्यम से होने के कारण त्रुटि की संभावना कम रहती है। मानवीय स्टाफ की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रणाली मितव्ययी होती है। ग्राहकों की विश्वसनीयता इसमें अधिक होती है तथा नकद मुद्रा प्रत्येक समय अपने साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। मुद्रा की निकासी कहीं से भी की जा सकती है। एटीएम के दोष या अवरोध तक। नंबर 1, ग्राहकों को इसके संचालन का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। नंबर 2, छल कपट एवं दुरुपयोग के कारण ग्राहकों में मशीन के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं होता है। नंबर 3, एटीएम कार्ड व मशीन की ऊंची लागत आती है। नंबर 4, भारत में दूरसंचार की बुनियादी सुविधाएं उच्च श्रेणी की नहीं होती हैं। नंबर 5, ग्राहकों का बैंकों के कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क का अभाव रहता है। नंबर 6, भारत में साझा भुगतान नेटवर्क का अभाव होता है। टेली बैंकिंग वित्तीय स्थिति की जानकारी लेने तथा नियंत्रित करने में मदद करता है, जिसे आप घर बैठे या कार्यालय से कर सकते हैं। टेली बैंकिंग बैंकिंग का एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है। आधुनिक समय में टेलीफोन प्रमुखतया मोबाइल का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अतः बैंक अपने ग्राहकों के भुगतान व अन्य बैंकिंग सेवाओं को मोबाइल फोन के माध्यम से प्रदान कर रही है। मोबाइल से किए जाने वाले भुगतान चैनल द्वारा परिभाषित होते हैं, जिसके माध्यम से भुगतान प्रणाली में भुगतान आदेश प्रविष्ट किए जाते हैं। मोबाइल से भुगतान छोटे लेनदेन के किए जाते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग से अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करने की पद्धति से है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। इस व्यवस्था में कर्मचारी कंपनी के कर्मचारियों का वेतन कंपनी खाते से सीधे उनके खाते में हस्तांतरित हो जाता है। इस व्यवस्था से कंपनी के मालिक एवं कर्मचारी दोनों बड़ी मात्रा में नकदी संभालने की असुविधा से बच जाते हैं। डेबिट कार्ड ये प्लास्टिक से बना होता है।
जिसे बैंक इशू कराता है। इसे बनवाने के लिए आपका अकाउंट बैंक में होना जरूरी होता है। इस कार्ड से आप अपना पैसा ही इस्तेमाल करते हैं। आप उतना ही पैसा खर्च कर पाएंगे जितना आपके अकाउंट में होता है। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा ग्राहक को एक प्लास्टिक कार्ड प्रदान किया जाता है। यह कार्ड कुछ निर्धारित बड़ी दुकानों या प्रतिष्ठानों से बिना मुद्रा के प्रयोग हेतु वस्तु का क्रय संभव बनाता है। क्रेडिट कार्ड यह भी प्लास्टिक से बना होता है। यह कार्ड बैंक में राशि जमा किए बिना खाता खोलने के समान है, जो कार्ड धारक को दिन प्रतिदिन के भुगतान में सहायक होता है। वास्तव में इसमें कार्ड धारक को अधिविकर्ष की सुविधा प्राप्त हो जाती है, जिसकी राशि कार्ड धारक की साख पर निर्भर होती है। ई बैंकिंग के लाभ: निरंतर सेवा, वित्तीय अनुशासन, सुविधाजनक, प्रतियोगिता, मितव्ययी। नंबर 1, निरंतर सेवा। 24 घंटे आपके लिए सेवा प्रदान करता है। ई बैंकिंग से ग्राहकों को 365 दिन 24 घंटे निरंतर सेवाएं प्रदान करना संभव होता है। मोबाइल फोन पर ग्राहक अपने लेन देन आसानी से घर पर या दफ्तर में अथवा यात्रा में कर सकता है। नंबर 2, वित्तीय अनुशासन। वित्तीय हिसाब किताब अभिलेखित हो जाता है, जिससे अनुशासन बना रहता है। ई बैंकिंग में प्रत्येक लेन देन का हिसाब अभिलेखित हो जाता है, अतः इससे वित्तीय अनुशासन बनाए रखना संभव होता है। सुविधाजनक, ग्राहक किसी भी समय एटीएम से धन प्राप्त कर सकता है। ई बैंकिंग में ग्राहक बड़ी मात्रा में नकदी संभालने की असुविधा से बच जाता है। वह अपने लेन देन या क्रय विक्रय घर बैठे कर सकता है। प्रतियोगिता, ई बैंकिंग से बैंकिंग प्रतियोगिता शक्ति को बढ़ावा मिलता है, जिसका लाभ ग्राहकों को प्राप्त हो जाता है। नंबर 5, मितव्ययिता। इससे समय की बचत होती है। ई बैंकिंग से बैंकों को मानवीय संसाधनों पर कम निर्भर होना पड़ता है। ग्राहकों को भी समय की बचत होती है। बैंक शाखाओं के कार्यभार में कमी आती है। बीमा। बीमा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष पर डाला जा सकता है। बीमा एक प्रकार का अनुबंध है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों में समझौता कानूनी रूप से किया जाता है। बीमा का आशय: बीमा अपने जोखिमों को अन्य लोगों या उपयुक्त एजेंसियों को निश्चित प्रीमियम का भुगतान करके हस्तांतरित करने की विधि है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी तथा बीमा लेने वाली संस्था या व्यक्ति के बीच एक अनुबंध होता है कि कुछ निश्चित घटना के घटित होने पर यदि बीमित संस्था या व्यक्ति को हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति वह बीमा कंपनी करेगी। इसके लिए बीमा कंपनी निश्चित अवधि तक एक निश्चित राशि वसूलना प्रीमियम कहते हैं। बीमा की आवश्यकता या लाभ: सुरक्षा, जोखिम का फैलाव, उधार की सुविधा, कीमत में कमी। बीमा की आवश्यकता या लाभ: नंबर 1, सुरक्षा। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता से मुक्ति हेतु बीमा उद्योगपतियों, व्यवसायियों एवं अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा के लिए पूंजी विनियोग से मुक्त कर देता है। व्यवसायी आसानी से अपनी जोखिमों को बीमा कंपनियों को हस्तांतरित करके उस संपत्ति या माल के प्रति सुरक्षा की भावना महसूस करता है तथा निश्चित होकर और मन लगाकर अपना काम करता है। जोखिम का फैलाव: बीमित व्यक्तियों की संख्या जितनी अधिक होती है उतना ही एक व्यक्ति पर क्षतिपूर्ति का भार कम आएगा। बीमा में हानि की जोखिम का भार असंख्य लोगों में फैल जाता है। इस प्रकार यह एक परस्पर सहकारी प्रयास होता है। उधार की सुविधा: यदि माल संपत्ति का बीमा सही तरीके से
किया है तो बैंक आसानी से ऋण दे देती है। बीमा लोगों में अनिवार्य बचत को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्र की उन्नति की दृष्टि से भी यह बचत उपयोगी व महत्वपूर्ण होती है। असंख्य लोगों से छोटी-छोटी राशि लेकर बीमा कंपनियों के पास एक बहुत बड़ी राशि एकत्र हो जाती है। कीमत में कमी। व्यवसायी के संपत्ति का बीमा हो तथा उसे सामान्य लाभ भी प्राप्त हो तो वह वस्तुओं को नीची कीमत वसूलने को तैयार हो जाता है। उसे अपनी जोखिम की सुरक्षा हेतु अधिक लाभ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बीमा के प्रकार: जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, अग्नि बीमा, सामान्य बीमा। बीमा के प्रकार: आरंभ में केवल सामुद्रिक जोखिमों से सुरक्षा हेतु बीमा किया जाता है, परंतु वर्तमान में अनेक जोखिमों से सुरक्षा हेतु बीमा कराया जा सकता है। नंबर 1, जीवन बीमा। यह एक लिखित करार है जो किसी व्यक्ति एवं बीमा प्रदाता के बीच किया जाता है। जीवन बीमा को जीवन आश्वासन भी कहते हैं। ये दोनों शब्द पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होते हैं। अधिकांशतः बीमा शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसे जीवन आश्वासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस बात का आश्वासन होता है कि यदि बीमक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों परिवार को कुछ निश्चित धनराशि अवश्य मिलेगी। जीवन बीमा का महत्व। जीवन बीमा अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण होता है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जीवन बीमा में बीमित व्यक्ति को बीमा लेने से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है क्योंकि वह आश्वस्त रहता है कि उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को एक निश्चित धनराशि प्राप्त हो जाएगी और परिवार को उसकी अनुपस्थिति में अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। नंबर 2, जीवन बीमा से व्यक्ति अनिवार्य बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित होता है, अतः इससे बचत एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, भारत में जीवन बीमा में प्रति वर्ष विनियोजित राशि पर आयकर में छूट का प्रावधान है, अतः आयकर में लाभ हेतु भी जीवन बीमा कराया जाता है। स्वास्थ्य बीमा। आजकल इलाज में खर्च इतना बढ़ गया है, इस खर्च को कम करने के लिए स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी आय पर निर्भर परिवार पर वित्तीय संकट आ जाता है। इस संकट या जोखिम से सुरक्षा हेतु जीवन बीमा कराया जाता है, परंतु बीमारी या दुर्घटना की दशा में व्यक्ति की आय पर निर्भर परिवार के लिए और भी बड़ा संकट आ पड़ता है। एक तो बीमारी या दुर्घटना के कारण आय का स्रोत समाप्त हो जाता है, दूसरे इसके इलाज पर बड़ी राशि व्यय करनी पड़ती है तथा इस जोखिम से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। नंबर 1, मूल चिकित्सा व्यय। इसमें अस्पताल एवं चिकित्सक को किए गए भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 2, मुख्य चिकित्सा व्यय। इसके अंतर्गत बड़ी बीमारी या दुर्घटना होने पर होने वाले व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 3, विकलांगता की क्षतिपूर्ति। बीमित व्यक्ति को दुर्घटना या बीमारी से जो शारीरिक विकलांगता आ जाती है और उसके कारण उसे जो आय प्राप्ति में हानि होती है, उसकी क्षतिपूर्ति या स्थानापन्न इसमें सम्मिलित होती है। नंबर 4, चिकित्सा पूरक। नंबर 5, दीर्घ अवधि हेतु अस्पताल में भर्ती। नंबर 3, अग्नि बीमा। अग्नि के कारण होने वाली जोखिम से सुरक्षा हेतु अग्नि बीमा का प्रारंभ सन 1966 में किया गया। अग्नि बीमा वह बीमा अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी आग लगने से होने वाली हानि को पूरा करने का बीमित व्यक्ति को आश्वासन देती है। इसके बदले बीमित व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि प्रीमियम के रूप में अदा करनी पड़ती है। नंबर 4, सामुद्रिक बीमा। बीमा का यह सर्वाधिक पुराना स्वरूप है। समुद्र मार्ग से जब जहाज माल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो मार्ग में अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं के घटने की संभावना होती है, जिससे जहाज, माल व व्यक्तियों को हानि हो सकती है। इन्हीं हानियों से सुरक्षा हेतु सामुद्रिक बीमा कराया जाता है।
जहाजी माल का बीमा, इसका उद्देश्य जहाज में भेजे जाने वाले माल को सामुद्रिक जोखिमों से बचाने के लिए बीमा कराना है। यह जोखिम जहाज के टकराने, जहाज में आग लगने, जहाज के डूब जाने, समुद्री पानी से माल खराब हो जाने, समुद्री दस्यु आक्रमण इत्यादि से कोई भी हो सकते हैं। जहाज का बीमा, इसका आशय उस बीमा से है जो स्वयं जहाज को सामुद्रिक जोखिम से सुरक्षित करने के लिए कराया जाता है। यह बीमा निश्चित अवधि या निश्चित यात्रा के लिए कराया जा सकता है। भाड़े का बीमा, जहाजी कंपनी को माल ले जाने के लिए मिलने वाले भाड़े की हानि का भय रहता है, अतः वह भाड़े का बीमा करा के सुरक्षा चाहती है। सामान्य बीमा, जीवन बीमा का मतलब यह है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को बीमा कंपनी की तरफ से भुगतान किया जाता है। जीवन, स्वास्थ्य, अग्नि तथा सामुद्रिक बीमा के अतिरिक्त अन्य जोखिमों के लिए भी अनेक प्रकार की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। ये सभी सामान्य अथवा विविध बीमा के अंतर्गत किए जाते हैं। विविध बीमे का कार्य जनरल बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। नंबर 1 मोटर बीमा, नंबर 2 चोरी बीमा, नंबर 3 साख बीमा, नंबर 4 व्यक्ति दुर्घटना बीमा, नंबर 5 विश्वसनीयता का बीमा। संचार एवं भंडारण। संचार प्रेषक या प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है। जानकारी पहुंचाने का एक ऐसा माध्यम जिसमें सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सके। संचार के माध्यम से व्यवसाय को अनेक लाभ होते हैं। व्यवसायी उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं, प्रतियोगी व्यवसायियों आदि से निरंतर संपर्क में रहता है। आर्थिक उदारीकरण में संचार की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरे विश्व में कहीं पर भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। आज संचार सेवाओं में त्वरित गति, शुद्धता एवं प्रभावपूर्णता होना अति आवश्यक है। इसे सूचना क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास ने संभव बना दिया है। संचार एवं भंडारण। संचार व्यवसाय में सहायक संचार सेवाओं का अध्ययन निम्न भागों में किया जा सकता है। डाक सेवाएं, मेल सुविधाएं, दूर संचार, आधुनिक साधन। डाक सेवाएं। भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ सन 1837 में हुआ। कराची में सन 1852 में पहला डाक टिकट जारी किया गया। सन 1854 में भारतीय डाक विभाग का एक संस्था के रूप में गठन किया गया। डाक सेवाएं व्यावसायिक इकाइयों में संपर्क स्थापित करने का सबसे लोकप्रिय साधन है। डाक सेवाओं हेतु देश को 22 डाक सर्किलों में विभाजित किया गया है। यह सर्किल विभिन्न मुख्य डाकघरों, उप डाकघरों एवं शाखा डाकघरों की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली का प्रबंध करते हैं। मेल सुविधाएं। इनमें प्रमुख रूप से अंडर पोस्टल, पंजीकृत डाक, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर आते हैं। नंबर 3 दूरसंचार। श्रेष्ठ दूरसंचार सेवाएं प्रत्येक व्यवसायी क्रिया की रीढ़ होती है। दूरसंचार एक आधारिक संरचना है जिसके अभाव में देश का तीव्र आर्थिक विकास संभव नहीं है। लंबी दूरी की फोन सेवाएं एवं देश के बाहर व्यावसायिक संपर्क का एक प्रभावशाली माध्यम है। प्रारंभ में ये सेवा केवल सार्वजनिक क्षेत्र में थी, परंतु आज इसका तेजी से निजीकरण हो रहा है। टेलीफोन का प्रमुख लाभ तीव्रता से संदेश का आदान प्रदान करना है। नंबर 1 सेल्युलर मोबाइल सेवा। नंबर 2 रेडियो पेकेजिंग सेवा, रेडियो पेजिंग सेवा। नंबर 3 स्थिर लाइन सेवा। नंबर 4 केबल सेवा। नंबर 5 BSAT सेवा। नंबर 4 आधुनिक साधन। सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास ने संचार क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी है। इसमें कई आधुनिक साधनों का विकास हुआ। नंबर 1 फैक्स, नंबर 2 इंटरनेट, नंबर 3 ईमेल। भंडारण। आर्थिक विकास में भंडारण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक वस्तु हर समय उपलब्ध नहीं होती है। कुछ वस्तुएं सीमित या मौसमी किस्म की होती हैं।
अतः यह वस्तुएं उपभोक्ताओं को नियमित रूप से उचित कीमत पर उपलब्ध होती रहें, इसके लिए भंडारण आवश्यक होता है। भंडारण का अर्थ, भंडारण से अभिप्राय वस्तुओं के संग्रहण का उत्तरदायित्व लेने से है। दूसरे शब्दों में भंडारण से आय वस्तुओं के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित संग्रहण से होती है, ताकि उनकी मूल किस्म, मूल्य तथा उपयोगिता बनी रहे। भंडारण के कार्य या महत्व। नंबर 1 संग्रहण, नंबर 2 कीमतों में स्थिरता, नंबर 3 एकीकरण, नंबर 4 बड़ी मात्रा में को हिस्सों में बांटना, नंबर 5 मूल्य वर्धित सेवाएं। नंबर 1 संग्रहण, वस्तुओं को अधिक मात्रा में एकत्रित करके रखना संग्रहण कहलाता है। भंडारण का प्रमुख कार्य बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तुओं की अतिरिक्त मात्रा का संग्रहण करना है। जब वस्तुएं अतिरिक्त या अधिक में होती हैं, तब उनका संग्रहण किया जाता है। नंबर 2 कीमतों में स्थिरता। भंडारण, जिस समय वस्तु की आपूर्ति अधिक होती है उस समय उसका संग्रहण किया जाता है, तथा जब वस्तु की आपूर्ति कम होती है उस समय वस्तु उपलब्ध कराता है। नंबर 3 एकीकरण। भंडारण के इस कार्य में उत्पादन की विभिन्न इकाइयों से वस्तुएं एकत्रित कर उनका एकीकरण किया जाता है तथा उसे किसी विशिष्ट उपभोक्ताओं को एक साथ पहुंचाया जाता है। नंबर 4 बड़ी मात्रा को हिस्सों में बांटना। इसमें छोटी छोटी इकाइयां विभक्त होती हैं। इसके अंतर्गत भंडार गृह उत्पादन इकाइयों से बड़ी मात्रा में प्राप्त स्टॉक को छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। नंबर 5 मूल्य वर्धित सेवाएं। जिन सेवाओं के से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जैसे वस्तुओं का श्रेणीकरण, पैकेजिंग, लेबल लगाना आदि, उन्हें भी भंडार गृह प्रदान करते हैं। भंडार गृहों के प्रकार। भंडार गृहों के प्रकार। नंबर 1 निजी भंडार गृह। यह भंडार गृह ऐसे स्थान, यह उत्पादकों, व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों के स्वामित्व में होता है। यह भंडार गृह ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाते हैं जहां से माल का आवागमन कुशलता से किया जा सके। उत्पादकों, थोक व्यापारियों अथवा फुटकर व्यापारियों के स्वामित्व में अपने माल को संग्रहित करने के लिए जो भंडार गृह होते हैं, उन्हें निजी भंडार गृह कहते हैं। नंबर 2 सार्वजनिक भंडार गृह। ये सार्वजनिक उपयोग के लिए होते हैं। इनके संचालन का लाइसेंस सरकार प्रदान करती है। एक सार्वजनिक भंडार गृह वह भंडार गृह होता है जिसे उत्पादक, व्यापारी या कोई भी व्यक्ति शुल्क या फीस देकर अपने माल का संग्रहण करने के लिए प्रयुक्त करता है। नंबर 3 बंधक भंडार गृह। इस पर कोई आयात कर या सीमा शुल्क अदा नहीं किया जाता। बंधक भंडार गृह वह होते हैं जिन्हें सरकार लाइसेंस देती है कि वह आयातक द्वारा आयातित उस माल का संग्रहण कर सके। नंबर 4 सरकारी भंडार गृह। इनका प्रबंधन एक नियंत्रण पूर्णतः सरकार के पास होता है। यह वह भंडार गृह हैं जिनका स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण पूर्णतः सरकार के पास होता है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित संगठनों द्वारा इनका प्रबंध करती है। अब हम पुनरावृत्ति करेंगे कि आज हमने क्या क्या जाना, क्या सीखा। सेवाओं की प्रकृति या विशेषताएं, अमूर्त, समय अंतराल, असंगतता, संग्रह संभव नहीं, सहयोग। सेवाओं के प्रकार, व्यक्तिगत सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं। बैंकों के प्रकार, व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, बचत बैंक, केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इनके बारे में हमने जाना। बैंकों के महत्व को जाना। नंबर 1 व्यापार व उद्योग में मदद।
नंबर 2, भुगतान करने की सुविधा। नंबर 3, पूंजी संचय को प्रोत्साहन। नंबर 4, आर्थिक विकास में सहायता। नंबर 5, साख का सृजन। नंबर 6, ग्राहकों को लाभ। नंबर 7, पूंजी का समुचित वितरण। नंबर 8, सरकार को मदद। नंबर 9, धन की सुरक्षा। नंबर 10, मुद्रा प्रणाली में लोच। व्यापारिक बैंकों के कार्य। नंबर 1, जनता से जमा राशियों को प्राप्त करना। नंबर 2, ऋण प्रदान करना। नंबर 3, अभिकर्ता संबंधी कार्य। नंबर अन्य कार्य। बीमा का आशय, आवश्यकता और लाभ। नंबर 1, सुरक्षा। नंबर 2, जोखिम का फैलाव। नंबर 3, उधार की सुविधा। नंबर 4, कीमत में कमी। बीमा के प्रकार जाने। नंबर 1, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, सामान्य बीमा। संचार से आशय, संचार के साधन, डाक सेवाएं, मेल सुविधाएं, दूर संचार, आधुनिक साधन। भंडार का अर्थ, कार्य और उनके महत्व को जाना। भंडार के प्रकार, निजी भंडार गृह, सार्वजनिक भंडार गृह, बंधक भंडार गृह, सरकारी भंडार गृह। गृह कार्य। प्रश्न 1, बैंक का अर्थ एवं प्रकार बताइए। प्रश्न 2, व्यापारिक बैंक से क्या आशय है। प्रश्न 3, बीमा का अर्थ एवं आवश्यकता बताइए। प्रश्न 4, डाक सेवा का महत्व बताइए। प्रश्न 5, भंडारण का अर्थ बताइए।